जय हिंद एवरीवन। तो मैं लेके आया हूँ CDS PYQ। अब मैं आपको बताऊंगा कि PYQ को कैसे एनालिसिस करते हैं, PYQ से कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप सब मुझसे बोलते हैं कि भैया मैं सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया, PYQ भी कंप्लीट कर लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, PYQ से हमें क्या क्या पता चलता है। PYQ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से थीम में हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन से थीम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे हम छोड़ भी सकते हैं, या कौन सा थीम पहले पढ़ें अगर आप के पास टाइम कम है तो, और कौन सी थीम को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि CDS PYQ को कैसे एनालिसिस करें। हम PYQ देख लें, सॉल्व करना ही नहीं है, PYQ को कैसे एनालिसिस करें, कैसे सॉल्व करना है, क्या ध्यान देना है PYQ को सॉल्व करते समय, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ बेल आइकन दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें PYQ क्यों पढ़ना चाहिए? PYQ इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हर साल थीम रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे GK हो। ठीक है, और हमें ये भी पता लगेगा कि कौन सा थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी PYQ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन करके एक दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। ठीक है, ये CDS का अर्थक्वेक प्राइमरी वेव का क्वेश्चन है, ये 2021 का है। ठीक है, और ये सेकेंडरी वेव का क्वेश्चन है, ये 2025 का है। अब देखो थीम रिपीट हुआ, अर्थक्वेक से दोनों में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अर्थक्वेक है P वेव S वेव। अर्थक्वेक के दो वेव होते हैं, एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। बॉडी वेव में दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी वेव जो होता है एक सेकेंडरी वेव होता है। अब देखो थीम रिपीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, और अब मैं बताऊंगा आपको एक एप्टीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर आप कहते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे क्या किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक इज़ नॉट करेक्ट। अगर जहाँ नॉट रहता है उसको पहले आप सर्कल कर लिया करो। अगर आप सर्कल नहीं करोगे तो आप नॉट पढ़ोगे नहीं, भूल जाओगे। ठीक है, अगर जहाँ भी नॉट देखो तुरंत आप सर्कल कर लो, क्योंकि नॉट करेक्ट और करेक्ट में काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो नॉट को सर्कल कर लिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। और दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। ठीक है, दे कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ठीक है, दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस। ठीक है, इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक है, जो प्राइमरी वेव होता है, अगर कोई बच्चा ये पढ़ा भी नहीं हो तो भी दो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर देगा। वो कैसे, अब ये देखो पहले, दे कैन बी ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब इसमें ओनली सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल करने के लिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से करेगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई अगर कॉमन सेंस से भी करेगा तो ये ऑप्शन 1A और ऑप्शन D को कट कर देगा। ठीक है, अब अगर आप पढ़े होगे प्राइमरी वेव, तो प्राइमरी वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जो कि साउंड वेव होता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि प्राइमरी वेव ट्रेवल करता है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों से ट्रेवल करता है। ठीक है, और फर्स्ट टू अराइव होता है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, मतलब तीनों में ट्रेवल होता है। ठीक है, अब इसका काउंटर पार्ट देख लेते हैं, एस वेव। एस वेव अब क्या होता है, एस वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। तो उसी के बारे में ये एग्जैक्ट NCERT से कॉपी की गई है, एग्जैक्ट आप देख लोगे क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT, ये दोनों लाइन एग्जैक्ट वहाँ से, पूरा ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं NCERT क्लास 11 से आते हैं, और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। NCERT अगर आप पढ़ लेते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अब दे कैन क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। ठीक है, सही है। दे द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। अब ये दोनों आप NCERT का ही है। ये सेकेंडरी वेव जो होता है, एस वेव जो होता है वो ट्रांसफर्ड वेव होता है, ये सिर्फ सॉलिड में ही पास होता है, लिक्विड में नहीं पास होता है। थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। इसमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट को आप सर्कल कर दो, अगर नॉट रहता है तो सिर्फ नॉट को किया करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या रिपीट होता है। GK में क्या क्या रिपीट होता है।
मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है। गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गांधी जब इंडिया में आए 1915 में, तो गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1 साल उन्होंने एडवाइस किया कि 1 साल वो इंडिया को देखें और समझें और घूमें, ठीक है। तो 1916 में सबसे पहले वाराणसी में वो पब्लिक स्पीच दिए थे बीएचयू के पास, ठीक है। तो गांधीयन एरा तब से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस तक, 1947 से 1960 टू 1947 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिटिश के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे एवरी ईयर हर एक नया क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो। पॉलिटी से फंडामेंटल राइट इज़ अ फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। कोई भी यूपीएससी का एग्जाम देख लो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ज्योग्राफी तो पूरा रिपीटेड रहता है। क्लास 11 का जो ज्योग्राफी है उससे पूरे फिजिकल ज्योग्राफी आते हैं, और क्लास 12 के जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे इंडियन ज्योग्राफी आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लोगे, इट इज़ मोर देन इनफ। इकोनॉमी जो होता है, इन्फ्लेशन हो गया और नेशनल इनकम, इन सब से चीज़ों से रिपीट हो जाता है, ठीक है। बजट हो गया कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, सबसे कम एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। साइंस जो है 9th 10th अगर आप कर लोगे तो डिक्टो लाइन टू लाइन रिपीट होती है, हर साल रिपीट होता है। अगर आप 10 ईयर का साइंस का कर लो तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। थोड़ा वर्ड का चेंज होता है यूपीएससी में, लाइट, साउंड, टिश्यू, सेल से तो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, ये सब पूछता है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हुई, सूर्य किरण अभी हाल में ही हुई है, ठीक है, नेपाल के साथ होती है, तो ये सब देख लेना। डिफेंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर थोड़ा हो, अगर ये कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसकी थीम को सिर्फ थीम ही एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो मोर देन 35 मार्क्स मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जीके में आ जाएंगे, ठीक है। और रही बात इंग्लिश तो भाई पूरा पेपर, पूरा कॉन्सेप्ट ही रिपीट होता है। स्पॉटिंग एरर में ग्रामर रूल्स ही रिपीट हो जाते हैं, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ये तो कॉमन सेंस का है भाई, थोड़ा बहुत आप कर लोगे हो जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर आप कर लोगे, कुछ रिपीट होते हैं। ऑप्शंस के कुछ इस ईयर में, फॉर एग्जांपल इस ईयर में वो ऑप्शन में दिया, अगले ईयर वही क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो ऑप्शन भी आपको करना जरूरी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। एडम्सन फ्रेज जो होता है वो अगर आप कर लोगे तो उसमें से भी रिपीट होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का सिमिलर टोन होता है, सिमिलर थीम होता है। तो आप अगर कहीं से अगर आप ग्रामर का रूल पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा आपकी टेस्ट सीरीज़ यही है कि आप पीवाईक्यू करो। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो ये बेस्ट है, और कोई भी यूपीएससी के लेवल की कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज़ नहीं बना सकती। तो पीवाईक्यू जितना आप कर सकते हो, जितना आप उसको समझ सकते हो वो समझो, आपके लिए सबसे फ़ायदा होगा। और रही बात मैथ में जो चैप्टर होते हैं वो हाईली रिपीटेड चैप्टर होते हैं। कुछ नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, 2 men's वर्क इन 5 days, 5 men's वर्क कितने दिन में होगा, ये सब आसान क्वेश्चन। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये सब हैं, ये सब जनरली रिपीट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सीडीएस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट और रूल्स वगैरह रिपीट होते हैं। यूपीएससी जो होता है एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। जो समझ जाता है उसका हर बार सीडीएस वगैरह निकल जाता है, वो सिर्फ एसएसबी की तैयारी करता है। एक बार अगर पैटर्न जो समझ जाएगा उसको सिर्फ एसएसबी की तैयारी करनी है, रिटर्न अपने आप निकलेगा, ठीक है। अगर आप 10 ईयर का पीवाईक्यू कर लेते हो तो 50% पेपर आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है, ठीक है। और आप लोग अगर कमेंट करो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एमसीक्यू कैसे हैंडल करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो कैसे हम उसे हैंडल करेंगे और कैसे उसे सही करेंगे। यूपीएससी का एक एप्टीट्यूड होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, अगर वो आप समझ जाओगे तो जो आपने पढ़ाई की है उससे +10 आप मान के चलो, मेरी गारंटी है कि वो एप्टीट्यूड अगर आप देख लोगे, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर देख लोगे, आपका पक्का फ़ायदा करेगा। +10 मार्क्स तो बढ़ा ही गई, ठीक है। तो जो 1-2 नंबर से आप रह जा रहे होंगे तो उनका ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद एवरीवन।